Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. We are learning periodic table, which is a science chapter of Science Book 8. And this is going to be my last lecture of this chapter. With this lecture, our chapter will be over. So, and we're learning through questions and answers. This is a lecture on core definitions used in the chapter and comparative reasoning. I mean, the questions which will be asked will include the definitions and certain statements so that your concepts are made pretty clear. So let's begin with the first one, 121. Define an element. This we have already discussed. An element is a basic constituent of matter. Matter का basic, simplest हमने पहले पढ़ा है. And purest substance, basic constituent, that is made up of same types of atoms. ये हमने पढ़ लिया. And cannot be broken down or split into simpler substances. इससे simple आप इसको बना लें. गोल्ड है तो वो गोल्ड ही रहेगा, आप उसको काट लें जो मर्जी कर, ठीक है. ऑर्डिनरी केमिकल चेंज, किसी केमिकल चेंज से आप आयरन को केमिकल चेंज से गोल्ड नहीं बना सकते और गोल्ड को केमिकल चेंज से आयरन नहीं बना सकते. तो वो एलिमेंट जो है वो प्योर ही रहेगा. वो अगर गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा, आयरन है तो आयरन ही रहेगा. ये दोनों. तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स. ये पिछली वीडियोस में हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज एन एटम, ये भी हम कर चुके हैं. एन एटम इज द बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. All atoms of a specific element are similar to each other but different from atoms of other elements. ये हम कर चुके हैं कि हाइड्रोजन जो है उसके जितने एटम्स हैं वो आपस में मिलते हैं मगर वो हीलियम के एटम से नहीं मिलते. लिथियम के आप जितने एटम हैं आपस में तो मिलते हैं मगर सोडियम के एटम से नहीं मिलते. ठीक है. तो ये हम पहले सीख चुके हैं क्यों नहीं मिलते. भाई लिथियम का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन उनके न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. जो सोडियम का एटम है उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. तो नहीं मिलते ना आपस में. लिथियम के तो जितने एटम है वो आपस में मिलते हैं कि हर एक में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम के सारे एटम आपस में मिलते हैं. सोडियम के हर एटम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन. बट सोडियम के एटम लिथियम के एटम से नहीं मिलते. ठीक. डिफाइन एटॉमिक नंबर. ये हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं. हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है. हीलियम में कितने प्रोटॉन है? 2, उसका एटॉमिक नंबर 2 है. ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 8, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. ऑर्गन गैस जो है उसका एटॉमिक नंबर 18 क्यों है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 18 प्रोटॉन है. ठीक है. तो एटॉमिक नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं. Atomic number is defined as the total number of protons present inside the nucleus of an atom of an element. किसी एलिमेंट का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है. डिफाइन मैस नंबर. अब आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लें, जो आंसर आएगा वो मैस नंबर है. ठीक है. मैस नंबर को ए से जाहिर करते हैं. मैस नंबर इज द टोटल सम of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of an element. ठीक है. तो A जो है is equal to protons plus neutrons. Next, what is the periodic table? अभी तक तो periodic table को हमने समझ के बिल्कुल खत्म कर दिया है. बट फिर भी डेफिनेशन आप देखें. The periodic table is a tabular arrangement of chemical elements.
118 केमिकल एलिमेंट्स हैं, उनको एक टेबल में लिखा हुआ है, दैट इज पीरियोडिक। ठीक है, द पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। किस तरह एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि उनके एटॉमिक नंबर जो है वो ऊपर को जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, तरतीब सऊदी ऊपर को जा रहा है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, उसके बाद आएगा लिथियम का 3, फिर बेरिलियम का 4, फिर बोरान का 5, फिर कार्बन का 6, फिर नाइट्रोजन का 7, फिर ऑक्सीजन का 8, फिर ऑक्सीजन के बाद यस फ्लोरीन का 9, फिर नियॉन का 10। ये एटॉमिक नंबर है। फिर सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, फिर सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, ठीक है, और सल्फर का 16, और उसके बाद क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18। ठीक है, तो ये यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स रखे हुए, उनकी तरतीब ऐसे है कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम एक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, उस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। डिफाइन पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स क्या है? जो रोज हैं पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं। दी हॉरिजेंटल रोज, हॉरिजेंटल, ठीक है, उफकी लाइनें जो हैं, कतारें जो हैं, हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स इन टोटल। आपको पता है 7 पीरियड्स हैं। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2, आपको पता है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में कितने हैं? आपको पता है 8, लिथियम से लेके नियॉन तक। तीसरे में कितने हैं? फिर 8, सोडियम से लेके आर्गन तक। ठीक है, इसी तरह आगे फिर ये पहला जो था उसमें एक था, सॉरी 2 एलिमेंट्स थे पहले पीरियड में, दूसरे में 8, तीसरे में 8। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो है उनको नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं, और जो पहला था वो शॉर्ट पीरियड है, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जो चौथा और पांचवा है उनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। उनमें 18 हैं, दोनों में 18 ईच, हर एक में। फोर्थ में भी 18 एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ में भी 18। फिर सिक्स्थ और सेवंथ को वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। उन दोनों में 32 ईच, 6 में भी 32, 7 में भी 32। तो टोटल जो पीरियड्स हैं यानी रोज जो हैं, कतारें जो हैं पीरियोडिक टेबल में, वो 7 है। डिफाइन ग्रुप्स इन द पीरियोडिक, ये हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप क्या होता है? ऊपर से नीचे को जो लाइन आ रही है, कॉलम जो है। जैसे पहला ग्रुप जो है, मुझे तो जुबानी याद है, हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, उसके नीचे सोडियम है, उसके नीचे पोटाशियम है, उसके नीचे रुबिडियम है, उसके नीचे सीजियम है, उसके नीचे फ्रेंसियम है। तो ये पहला ग्रुप है। ठीक है, तो यानी जो टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वो ग्रुप है। तो दी वर्टिकल यानी जो एक हॉरिजेंटल है वो रो है, वर्टिकल ऊपर से नीचे जो है उसको ग्रुप कहते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स इन टोटल। आपको पता है, पहला ग्रुप मैंने बता दिया है, कहें तो 18 भी बता देता हूं। 18th ग्रुप में हीलियम है ऊपर, उसके बाद नियॉन है, फिर आर्गन है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर रेडियन है, नहीं फिर जीनॉन है, फिर रेडॉन। ठीक है, तो ये 18th ग्रुप है। और ये आपको पता है कि 18th ग्रुप जो है इसमें सारी नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं, जो रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। व्हाट डिटरमिन्स द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट? पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसका जो पीरियड नंबर है उसको क्या चीज डिटरमिन करती है? ठीक है, ये जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों का एक एक शेल है। जो दूसरा पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के 2-2 शेल्स हैं। जो तीसरा पीरियड है
उसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं, मगर हर एलिमेंट के 3-3 शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स। जो चौथा है पीरियड, उसमें हर एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन शेल्स। पांचवा पीरियड जो है, जो पांचवी कतार है, उसमें हर एलिमेंट के 5 शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स। और 6 पीरियड में 6 शेल्स हैं हर एलिमेंट के, 32 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के 6 शेल्स हैं। 7th पीरियड में 7 शेल्स हैं हर एलिमेंट के, 32 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। ठीक है, कि उसके इनके टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने, वो पीरियड को डिटरमिन करेगा, एलिमेंट के पीरियड को। व्हाट डिटरमिन्स द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट? यस, ग्रुप नंबर क्या, ग्रुप, ये आपने अभी रो का पढ़ा पीरियड का, कि उसका जो इलेक्ट्रॉन शेल है वो बताता है कि ये कौन सा पीरियड। अगर 5 शेल है तो 5वां पीरियड। अच्छा, मगर ग्रुप को क्या बताता है? जो आउटर मोस्ट शेल है, आखिरी शेल जो है, वैलेंस शेल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। मसलन पहला ग्रुप जो है, उसमें आप देखें, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम उसके नीचे, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटाशियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, रुबीडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सीजियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्रेंसियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद सेम है हर ग्रुप में। ग्रुप को कौन क्या बताता है? कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। जो अब इसमें आप कहेंगे जो 18th है ग्रुप, उसमें तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 18 नहीं है। ठीक है, तो ये जो हम जिनको नॉर्मल ग्रुप्स कहते हैं ना, वो हैं 1, 2 और उसके बाद फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो दरमियान वाले 10 को हम छोड़ देते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि उनमें ये फार्मूला नहीं लगता कि ग्रुप को ये जाहिर करेगा कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये चीज ग्रुप को जाहिर करेगी। ये फार्मूला जो दरमियान वाले 10 ग्रुप हैं, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, उन पे ये फार्मूला नहीं लगता, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ आखिरी शेल में नहीं होते, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में भी होते हैं, और आखिरी शेल से जो पहला शेल है, जिसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, उसमें भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। The group number is determined on the basis of the number of electrons present in the outermost ब्रैकेट में वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। मगर ये सिर्फ कितने ग्रुप्स के लिए? 8 ग्रुप्स के लिए ये फार्मूला यूज होता है, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं, दरमियान वाले 10 के लिए ये नहीं यूज होता। ठीक है, why do elements in the same group show similar chemical properties? एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में, सब के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। ठीक है, बिकॉज दे पोजेस द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट, What are valence electrons? Valence electrons क्या होते हैं? Valence electrons are the electrons located in the outermost shell, valence shell of an atom. किसी एटम का जो सबसे आखिरी शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। What are normal elements? The elements belonging to groups 1, 2 and 13 through 17 are called normal elements. ठीक है, 13 थ्रू 17 नहीं, ये 13 थ्रू 18 है। ठीक है,
तो ये नॉर्मल एलिमेंट्स। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 3 to 12, ये 10 ग्रुप जो मैंने कहा था दरमियान में, 3 to 12 in the middle of the periodic table के मिडल में, आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। वाई आर ग्रुप 18 एलिमेंट्स कॉल्ड नोबल गैसेस? ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? आपको मैंने बता दिया, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है, वैलेंस शेल जो होता है, वो कंप्लीट होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो स्टेबल हैं सारे के सारे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन जो हैं ये स्टेबल हैं, अनस्टेबल नहीं है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बड़े नोबल हैं, नेक हैं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है। Group 18 elements are called noble gases because their valence shells are completely filled. Valence shell completely filled है, making them extremely stable and unreactive. वो स्टेबल होते हैं और अनरिएक्टिव, कोई रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ, इसलिए नोबल कहते हैं उनको, नेक है वो। डिफाइन मेलिएबिलिटी विद एन एग्जाम्पल। मेलिएबिलिटी को डिफाइन करें, एक मिसाल भी साथ दें। पता है आपको, पढ़ चुके हैं मेलिएबिलिटी क्या है, कि किसी मेटल को जब आप हैमर से बीट करके उसको शीट बना देते हैं, वो इस क्वालिटी, उस मेटल की इस क्वालिटी को मेलिएबिलिटी कहते हैं, कि उसका चौड़ा होके शीट बन जाना हैमर के साथ। ठीक है। या रोलर फेर दें उसके ऊपर बहुत वजनी, तो वो प्रेशर से वाइड चौड़ा शीट बन जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये मेलिएबिलिटी है। तो कोई एग्जांपल, अभी हमने एल्यूमिनियम की पीछे पढ़ी है पिछले लेक्चर में, कि एल्यूमिनियम जो है उसकी शीट्स बनती हैं। एल्यूमिनियम एक मेटल है, वो क्या कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये जो पेटियां बनाते हैं घरों में रखने के लिए, ट्रंक बनाते हैं, वो किसके होते हैं? एल्यूमिनियम की। उसकी चादर नहीं बनी होती, उसी से पेटी बनती है, उस चादर से ट्रंक उसी चादर से बनता है, उसी शीट से। ठीक है। तो देख लें जी, मेलिएबिलिटी की डेफिनेशन देख लें। मेलिएबिलिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट अलाउज देम टू बी हैमर्ड और बेंट इनटू फ्लैट शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। टूटे बगैर वो चादर बन जाती, ब्रेक नहीं होती। तो एल्यूमिनियम शीट्स की एग्जांपल दे दी है। डिफाइन डक्टिलिटी विद एन एग्जांपल। डक्टिलिटी भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कि किसी मेटल की ये प्रॉपर्टी कि उसकी तार बनाई जा सके, लंबी वायर में उसको स्ट्रेच किया जा सके, उसको पुल करके, ड्रा करके उसकी वायर बनाई जा सके, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है जी। विद एन एग्जांपल कॉपर की वायर्स, एल्यूमिनियम की वायर्स, ये जो इलेक्ट्रिसिटी में की ट्रांसमिशन में यूज होती है। So ductility is the physical property of metals that allows them to be stretched and drawn into thin wires. For example, copper wiring. ठीक है जी। What is metallic luster? metallic तो मेटल से हो गया ना, कि मेटल का लस्टर क्या होता है? लस्टर तो चमक को कहते हैं। जब आप, वैसे ही कोई मेटल जो है वो चमक रहा होता है, जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, तो कॉपर है। मगर अगर आप गोल्ड को काटेंगे, तो काटने के बाद जो आपको उसकी सरफेस नजर आएगी, उसकी चमक बहुत ज्यादा होगी, तो उस चमक को लस्टर कहते हैं। ठीक। तो मेटालिक लस्टर इज द शाइनी अपीयरेंस ऑफ क्लीन मेटल। धो लें उसको, मेटल मट्टी ना लगी हो, क्लीन मेटल सरफेसेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी तो लस्टर आएगा ना। लस्टर तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो शाइनी तभी नजर आएगी। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर। डिफाइन कंडक्टेंस इन मेटल्स। मेटल्स में कंडक्टेंस क्या है? भाई कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टेंस क्या है? आसानी से किसी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का गुजर जाना या हीट का गुजर जाना, वो कंडक्टेंस है। ठीक है। कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल
to allow heat and electricity to flow easily through it. ये उसकी एक प्रॉपर्टी है कंडक्शन, जैसे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इसी तरह जैसे लस्टर, इसी तरह कंडक्टेंस, ये भी प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर से हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का आसानी से गुजर जाना जो है, ये जो उसकी एबिलिटी है मेटल की, इस एबिलिटी को कंडक्टेंस कहते हैं। वाई इज मर्करी यूज इन थर्मामीटर्स? थर्मामीटर्स में हम मर्करी क्यों यूज करते हैं? भाई लिक्विड मेटल है और जब इसको हीट मिलती है तो ये एक्सपैंड करता है, फैलता है, तो बड़ा यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है, यकसानियत से एक्सपैंड करता है। इससे बेहतर और कोई मटेरियल नहीं है जिसको हम यूज करें थर्मामीटर में, ठीक है। तो मर्करी इज अ मेटल दैट स्टेज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली, यकसा एक्सपैंड करता है। ये नहीं कि कभी तेज से फैल गया फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज, नो, बिल्कुल अपनी एक खास स्पीड के साथ एक्सपैंड कर। यूनिफॉर्मली विद टेम्परेचर चेंजेस, जब टेम्परेचर में चेंज आती है, डॉक्टर आपके जुबान के नीचे रखता है क्योंकि आपको टेम्परेचर हुआ है, बुखार हुआ है, टेम्परेचर में चेंज आ गई, पहले तो आपका 98.6 था, आप तंदुरुस्त थे, अब आपका 101, 102 हो गया, तो टेम्परेचर में चेंज आ गई, तो उसने जुबान के नीचे रखा, तो वो जो बल्ब के अंदर मरकरी है उसने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया उस टेम्परेचर की चेंज की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अब वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड कर रहा है, वो बताएगा कि आपको कितना बुखार है, ठीक है। एंड कंडक्ट्स हीट एफिशिएंटली, बड़ी एफिशिएंटली वो हीट को आगे लेके जाता है, कंडक्ट करता है। वाई इज आयरन यूज टू बिल्ड रेलवे ट्रैक्स एंड शिप्स? जी बताएं, आयरन जो है उसको हम रेलवे ट्रैक्स में और शिप्स में क्यों यूज करते हैं? भाई बहुत हार्ड है, सख्त है, बड़ा मजबूत है और बड़ा पायदार है, ड्यूरेबल है, इसलिए यूज करते हैं। आयरन इज एन एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड है, स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड ड्यूरेबल, और बड़ा पायदार है, सॉलिड, फिर सॉलिड है, मेटल है, केपेबल ऑफ बियरिंग हैवी लोड्स, हैवी लोड्स को ये बर्दाश्त कर लेता है। ट्रेन का कितना लोड होता है, वो ट्रैक इसलिए बनाते हैं कि उसके लोड को बर्दाश्त करता है। शिप के अंदर कितना वजन रखते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि वो वजन को उठाता है। व्हाट इज एन अलॉय? गिव टू एग्जांपल। अलॉय क्या है पहले बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है। या तो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स कर लें तो अलॉय बन जाएगा, या कम से कम एक मेटल जरूर हो और कोई नॉन मेटल, जैसे आप आयरन को मेल्ट करके उसमें कार्बन नॉन मेटल मिक्स कर दें तो स्टील बन जाए, ठीक। मगर एक उसमें मेटल होनी जरूरी है कम से कम। वैसे यूजुअली तो मेटल्स को मिक्स कर, मगर अगर सारी मेटल्स ना हो तो एक का मेटल होना जरूरी है अलॉय के लिए, उसको मेल्ट करके उसमें नॉन मेटल कार्बन आप बेशक डाल, ठीक, वो स्टील बन जाए। An alloy is a solid mixture formed by melting two or more metals together. दो या दो से ज्यादा मेटल्स जो हैं उनको मेल्ट करें, पिघलाएं और आपस में मिक्स करें, तो जब वो ठंडी होएगी जो चीज बनेगी वो अलॉय होगी, ठीक है। आर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मेटल, या उनमें से कम एक जरूर मेटल, अगर सारी मेटल्स हैं। एग्जाम्पल्स की ब्रास, पीतल एंड जर्मन सिल्वर, ये आप पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। व्हाट इज द कंपोनेंट्स एंड यूजेस ऑफ ब्रास? ब्रास जो है, पीतल जो है, ये अलॉय है, किन किन चीजों से मिलकर, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी किन किन चीजों से मिलकर बना है? एक तो कॉपर था, एक जिंक था, मुझे याद है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। और इसके यूजेस के, पीतल क्या है, और पीतल के तो आप बर्तन भी बनाते हैं, पीतल के पाइप्स बनते हैं, इसकी नोजल्स बनती हैं, ठीक। चलें देख लेते हैं आंसर। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी, मुझे याद था। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर वाटर पाइप्स, नोजल्स एंड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन।
व्हाट आर दी कंपोनेंट्स एंड यूजेस ऑफ जर्मन सिल्वर? अच्छा, ये मैंने बड़े आसान तरीके से याद रखा। जर्मन सिल्वर में एक चीज जिंक है। अब उस जिंक को आप जो है उसको याद रखें। जिंक का Zi जो है उससे बन गया जिंक, और जो आगे N है उससे बन गया निकल, और आगे C जो है उसके बन गया कॉपर। तो कॉपर, निकल और जिंक, ये 3 कंपोनेंट्स हैं जर्मन सिल्वर के। सिर्फ जिंक याद रखें, बाकी दोनों उससे निकल आते हैं। ZiNce, Zi से जिंक बना लें, N से निकल बना लें, और C से कॉपर बना लें। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स जो है जर्मन सिल्वर के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये आपने पहले पिछले लेक्चर में सुना कि ये ज्वेलरी में और डेकोरेशन के आइटम्स जो बनाते हैं हम उनमें इस्तेमाल। स्टेट 2 एक्सेप्शनल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन नॉन मेटल्स। कार्बन के नॉन मेटल्स 2 हमने पढ़े हैं, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। जो एक्सेप्शनल फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी एक्सेप्शनल का क्या मतलब कि ये नॉन मेटल्स में नहीं होती प्रॉपर्टीज, मगर कार्बन के इन 2 फॉर्म्स जो हैं उनमें वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि बाकी सारी नॉन मेटल्स में नहीं है। ये वाहिद नॉन मेटल है जिसमें वो 2 प्रॉपर्टीज हैं। बताएं, एक तो ग्रेफाइट है, उसमें क्या प्रॉपर्टी है? वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सारे नॉन मेटल जो है वो कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर। तो ये एक्सेप्शन होगी। ठीक है, ग्रेफाइट वाली। बाकी अगला है डायमंड, वो भी कार्बन है, वो भी नॉन मेटल है। डायमंड जो है दैट इज द हार्डेस्ट मटेरियल। हालांकि जितने नॉन मेटल है वो ब्रिटल है, टूट जाते हैं, वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। मगर इसकी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी डायमंड की ये है कि ये हार्डेस्ट है। यानी एक ऐसा नॉन मेटल जो हार्डेस्ट है वो डायमंड है, बाकी सारे नॉन मेटल सॉफ्ट है। ठीक, तो यही होगा जी। ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बताया। डायमंड कार्बन इज एक्सेप्शनली हार्ड एंड लस्ट्रस, बहुत हार्ड है, बाकी सारे नॉन मेटल सॉफ्ट हैं। यही है एक हार्ड, लस्ट्रस, बड़ा लस्टर है इसमें, चमक इसमें बड़ी है। बाकी जो है वो लस्ट्रस नहीं है नॉन मेटल्स। इट कंडक्ट्स हीट इवन बेटर देन कॉपर एंड आयरन। ये देखें, ये जो डायमंड है ये हीट का बड़ा अच्छा कंडक्टर है। ये कॉपर और आयरन से भी बेहतर कंडक्टर है हीट का। इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा, हीट का। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ग्रेफाइट इन डेली लाइफ? बताएं, ग्रेफाइट का डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल? भाई, ग्रेफाइट में आप क्ले मिक्स कर दें तो वो आपकी पेंसिल का सिक्का बन जाता है, लेड पेंसिल जो, ये इस्तेमाल। ठीक है, ग्रेफाइट इज मिक्स्ड विद क्ले टू मेक द लेड कोर इनसाइड राइटिंग पेंसिल। तो राइटिंग पेंसिल्स के अंदर जो सिक्का होता है, जिसको आप सिक्का कहते हैं, लेड कोर, वो कैसे बनती है? ग्रेफाइट में क्ले मिक्स करने से। व्हाट इज ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम यूज्ड फॉर? ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जिसका टेम्परेचर 2850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो किस मकसद के लिए यूज करते हैं? मेटल्स को काटने के लिए और वेल्डिंग के लिए, यही मकसद है। ठीक है जी। इट प्रोड्यूसेस एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर फ्लेम यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग हैवी मेटल्स। लोहे को काटने के लिए और लोहे को जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने, ये हम यूज करते हैं। ठीक है जी, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जो है। हाउ इज वनस्पति घी मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ए नॉन मेटल? जी, वनस्पति घी कैसे बनाते हैं आप? नॉन मेटल यूज कर, हाइड्रोजन गैस को आप ऐड करते हैं वेजिटेबल ऑयल में। मैं पहले बता चुका हूं वेजिटेबल ऑयल का। ये आपका इवन सरसों का तेल, तोरिए का तेल, कैनोला का तेल, ठीक है, और ये जो कोकोनट, ठीक है, का ऑयल, ये सारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं। इनमें जब आप नॉन मेटल एक हाइड्रोजन जो है उसको मिक्स कर दें तो वनस्पति घी बन जाता है।
ठीक है जी। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोजन गैस विद वेजिटेबल ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट। हीट तो जाहिर है जरूरी है, जब आप उसको हीट देंगे तो फिर हाइड्रोजन गैस जो है उसमें मिक्स होगी वेजिटेबल ऑयल में, मगर उसमें आप कैटलिस्ट भी यूज करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तेज करता है, मगर खुद उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, खुद मौजूद रहता है उसी तरह, खुद इस्तेमाल नहीं होता, मगर उस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है। उस सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आगे इसको ब्रैकेट में एक्सप्लेन भी कर दिया। वो कुछ कैटलिस्ट भी डाल देते हैं ताकि जल्दी रिएक्शन हो जाए हाइड्रोजन का और वेजिटेबल ऑयल का, और वो वनस्पति घी बन जाए, तो इसलिए कैटलिस्ट डाल देते हैं कि जल्दी हो जाए काम, वो स्पीड अप कर दे केमिकल रिएक्शन। Substances that speed up the chemical reaction without themselves being consumed, खुद नहीं उसका पार्ट बनते, खुद उसी तरह रहते हैं, मगर वो स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है, विच टू नॉन मेटालिक गैसेज आर यूज्ड टू प्रिपेयर यूरिया फर्टिलाइजर। ये पिछले लेक्चर में भी आ चुका है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेज को हैं, उनको मिक्स करके आप यूरिया फर्टिलाइजर बनाते हैं। वाई आर कॉपर वायर्स यूज्ड फॉर पावर लाइन्स? पावर लाइन्स बिजली की लाइनें, उनमें कॉपर की वायर्स क्यों यूज की जाती हैं? वाइल, जबकि अलॉय वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, जो अलॉय की वायर्स हैं उनको आप इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज करते हैं। क्यों? देखें, कॉपर वायर्स जो है, कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर, इसलिए पावर लाइंस में यूज होता है कि उसमें से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है। और अलॉय को हीटर में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसमें इजी इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता, वो रेजिस्ट करता है, अलॉय जो आगे से मुज़ाहमत करता है इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने में। तो जब वो मुज़ाहमत करता है तो वो हीट अप हो जाता है, उसका रंग आपने देखा होगा कि सुर्ख हो जाता है, और वो आप गर्मियों में गर्मियों में नहीं, सर्दियों में आप उसको इस्तेमाल करते हैं। अलॉय के हीटर होते हैं। तो आंसर है, कॉपर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास फ्रीली, आइडियल फॉर पावर ट्रांसमिशन, फ्रीली बिजली को अलाउ करता है गुजरने की। जबकि अलॉय वायर्स हैव हाई रेजिस्टेंस, उनका अलॉय की वायर्स में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जनरेटिंग हीट व्हेन करंट पासेस थ्रू, जब उनमें से करंट पास करता है तो हीट पैदा होती है, क्योंकि इतनी जल्दी करंट को पास नहीं होने देती अपने में से अलॉय की वायर्स। ठीक है, तो इसलिए उनको आइडियल फॉर हीटिंग डिवाइसेस, हम हीटर्स में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, नेम, ये फाइनल क्वेश्चन है जी इस लेक्चर का। नेम द नॉन मेटल यूज्ड इन मैच स्टिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स रोल। ये पहले भी आ चुका है। मैच स्टिक में कौन सी नॉन मेटल यूज करते हैं? फास्फोरस। ठीक है, तो आंसर है फास्फोरस। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड इग्नाइट्स इजीली अपॉन फ्रिक्शन टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। ये बहुत रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्शन करती है फास्फोरस। जो ही आप इसको रब करते हैं वो माचिस की डब्बी के साथ, ठीक है, मैच बॉक्स जो होता है, जब आप उसको रब करते हैं तो फौरन इग्नाइट करती है, बर्न करती है, शोला पैदा करती है, फौरन इग्नाइट करती है। ठीक है, अपॉन फ्रिक्शन, रगड़, वो आप ऐसे रगड़ते हैं जब उसको, तो वो फौरन एक फ्लेम पैदा करती है। ठीक है, इग्नाइट करती है, बड़ी रिएक्टिव होती है। तो ये इसका यूज है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा खत्म होता है पीरियोडिक टेबल का। ये आखिरी लेक्चर था इस चैप्टर का। जो कुछ भी है इस चैप्टर में है उसको मैंने इन 6 वीडियोस में, इस चैप्टर की 6 वीडियोस बनी। इन 6 वीडियोस में बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन आंसर मॉडल बना के मैंने आपको समझाया है। 5 तरह के क्वेश्चन बनाए हैं, यही एग्जाम में आएंगे।
सबसे पहले क्या था, एमसीक्यूज 30 वो थे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स 30 वो थे, ट्रू फॉल्स 30 थे, फिर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना था वो 30 थे, और ये डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स ये 30। तो ये टोटल 150 हो गए हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में मैंने 30 किए हैं, तो ये टोटल हो गए 150। तो ये अगर 150 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे, अगर आप इनको लर्न करें, तो यही कॉन्सेप्ट होंगे। क्वेश्चन डिफरेंट मैं पूछूंगा, कॉन्सेप्ट यही होंगे, उस क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट यही इसी चैप्टर के अंदर से होंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।